हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बात करेंगे सारी की सारी। सबसे पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन पे बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी डीएनए के अंदर एक जो नॉर्मल सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो नॉर्मल सीक्वेंस ये है A G C C A T A G C G A G C T A, ऐसे कुछ सीक्वेंस है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? T C G G T A T C G C T C G A T, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब सपोज करें कि इस सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाता है और चेंज होकर के लेट सपोज कि AGCCA और ये T का A बन गया और बाकी जो है वो सेम टू सेम रहा, ये ऐसे सीक्वेंस बन गया। तो T C G G T T T C G C T C G A T, ये सीक्वेंस बन गया। तो अब आपको यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि इस ओरिजिनल सीक्वेंस में जहां पे T होता था वहां पर अब A आ गया है। तो ये एक टाइप का चेंज हो चुका है। बस इसी चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूटेशन इज द चेंज in nucleotide sequence of a gene or DNA which is stable टाइप का चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये T आया, A आया, वापस से ये T बन गया, तो फिर उसको हम म्यूटेशन नहीं कहेंगे। अगर ये चेंज हो चुका है तो अब इस डीएनए में इस जगह पर यही न्यूक्लियोटाइड रहना चाहिए, सो दैट जब भी ये सेल डिवाइड करे तो इसकी डॉटर सेल्स को यही सीक्वेंस आगे भी मिलता रहे। इसलिए हम इस परमानेंट चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखें म्यूटेशन की क्या होती है, लिखिए। ए म्यूटेशन इज द परमानेंट चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में न्यूक्लियोटाइड का जो परमानेंट चेंज आता है, दैट चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। चलो आगे बात करते हैं टाइप्स की। अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स की बात करें तो म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब हम किस बेसिस के ऊपर टाइप्स स्टडी करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ म्यूटेशन। सो पहले टाइप का म्यूटेशन है, हम पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की साइज कितनी है उसके बेसिस पे दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं। पहले को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, नाम से समझ में आ रहा है, ये पॉइंट जितना सा म्यूटेशन होता है। मतलब अगर किसी जीन में एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड या तीन न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, बदल जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इससे उस डीएनए की लेंथ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तीन न्यूक्लियोटाइड दूसरे बन गए तो हमको लेंथ में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। एक दो न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गए तो डीएनए थोड़ा सा छोटा जरूर हो जाएगा, लेकिन यह हमें आसानी से पता नहीं चलेगा अगर हम इस डीएनए को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो। इसका मतलब कि पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होते हैं जो कुछ ही न्यूक्लियोटाइड में होते हैं,
इस वजह से ये माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाते। दीज आर नोन एज पॉइंट म्यूटेशंस। लिखिए, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर चेंजेस इन वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स that cannot be observed under माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इजीली ऑब्जर्व नहीं होंगे। ये दो टाइप के होते हैं। पहला, इसे कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। देखो ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में अपन लैंग्वेज भी लिख लेंगे। मान लीजिए कि एक नॉर्मल सीक्वेंस है, इस नॉर्मल सीक्वेंस में कहीं पर G आता है और G के सामने C आता है, यह है नॉर्मल सीक्वेंस। अब इस नॉर्मल सीक्वेंस में कुछ तो म्यूटेशन ऐसा हुआ कि म्यूटेशन होने से G की जगह पर A आ गया उसी पोजीशन पे, तो A के सामने T आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि डीएनए में जिस जगह पे ये प्यूरीन था उसकी जगह पर कोई दूसरा प्यूरीन आ गया। ग्वानिन भी प्यूरीन है, एडेनिन भी प्यूरीन है, तो ये म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, प्यूरीन का रिप्लेसमेंट दूसरे प्यूरीन से हो गया। तो प्यूरीन के सामने जो पिरिमिडीन है इसका रिप्लेसमेंट दूसरे पिरिमिडीन से हो गया। सच म्यूटेशंस आर नोन एज ट्रांजिशन म्यूटेशन वेयर purine is replaced by purine and pyrimidine is replaced by pyrimidine। इस म्यूटेशन को कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। समझ में आया? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine। अब आप इस म्यूटेशन को ध्यान से देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि जो प्यूरिन है G और G के साथ में है C, इस GC को ऐसे लिख दिया तो यहां पर AT आ गया। आप चाहो तो ट्रांजिशन म्यूटेशन को GC टू AT कन्वर्जन भी बोल सकते हो। ये GC की जगह AT हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि AT टू GC, AT टू GC, A की जगह G, T की जगह C। आपकी मर्जी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो CG टू TA। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो TA टू CG। मतलब ये प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, यहां पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन। तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन होते हैं जहां पर हमारे पास में प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाता है। अब दूसरे टाइप के जो म्यूटेशन हैं दे आर नोन एज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस। देखो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके का म्यूटेशन दिखा दूं कि जहां पहले डीएनए के अंदर GC था, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड G था और अब यहां पर हो गया म्यूटेशन। जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो G की जगह लेट्स से कि T आ गया, थाइमिडीन आ गया, और T आएगा तो इसके सामने A आएगा। सो यहां पे क्या हो रहा है, प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ रहा है और पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ रहा है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा। आगे आप लिख लीजिए एंड पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। आप इसी को कैसे बोल सकते हो,
GC2TA कन्वर्जन, G की जगह T, C की जगह A, या आप ऐसे भी बोल सकते हो AT2CG कन्वर्जन, या आप ये भी बोल सकते हो TA2GC कन्वर्जन या CG2AT कन्वर्जन। मतलब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन लाना है, पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन लाना है, ये हो जाएगा हमारे पास में ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन। तो जो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, इसलिए हम इनको जो है वो ज्यादातर देख नहीं पाएंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। अब आगे बात करते हैं एक और इन्हीं के बारे में। ये जो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन टाइप के म्यूटेशंस हैं, इन दोनों म्यूटेशंस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो सिंपल सी चीज क्या है समझने की कोशिश करेंगे अपन। हमारे पास में दो टाइप के म्यूटेशन है, एक है ट्रांजिशन, एक है ट्रांसवर्जन। फर्स्ट, ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्वानिन की जगह एडेनिन आ जाए, या फिर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए। ट्रांजिशन मतलब पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन, थाइमिडीन की जगह साइटोसिन आ जाए, या साइटोसिन की जगह थाइमिडीन आ जाए। कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पे? नहीं हो सकती। तो ये चार पॉसिबिलिटीज होती है ट्रांजिशन म्यूटेशन में, ग्वानिन की जगह एडेनिन या एडेनिन की जगह ग्वानिन, थाइमिडीन की जगह साइटोसिन या साइटोसिन की जगह थाइमिडीन। फिर ट्रांसवर्जन देखो, ट्रांसवर्जन का मतलब होता है प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन का आना। तो हो सकता है ग्वानिन की जगह थाइमिडीन आ जाए, हो सकता है ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाए, क्योंकि ग्वानिन की जगह कोई पिरिमिडीन आ रही है। ये तो ऐसे भी हो सकता है ना कि एडेनिन की जगह थाइमिडीन आ जाए या एडेनिन की जगह साइटोसिन आ जाए। तो ये प्यूरिन के सामने, मतलब ये प्यूरिन की जगह पे कोई दूसरे पिरिमिडीन आ सकते हैं। देन अगर ये पिरिमिडीन है तो हो सकता है इसकी जगह ये प्यूरिन आ जाए, या हो सकता है इसकी जगह पर ये वाला प्यूरिन आ जाए। अगर ये पिरिमिडीन है तो हो सकता है ये प्यूरिन आ जाए, हो सकता है ये प्यूरिन आ जाए। तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन देखो 4 से ज्यादा यानी 8 टाइप से हो सकते हैं। ट्रांजिशन की 4 पॉसिबिलिटीज है, ट्रांसवर्जन की 8 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें कि प्रोबेबिलिटी कहती है कि जिसका नंबर ज्यादा है अक्रेंस भी उसी की ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि नेचर में ट्रांसवर्जन म्यूटेशन 8 पॉसिबिलिटीज के साथ होते हैं, तो यह ज्यादा फ्रिक्वेंट है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन म्यूटेशन। लेकिन सेल के पास में एक एंजाइम का सिस्टम है जिसे कहते हैं मिस मैच रिपेयर सिस्टम। इसे कहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या करता है कि कभी भी डीएनए के अंदर कोई मिसमैचिंग हो जाए तो उसको वापस रिपेयर करके करेक्ट कर देता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे एक डीएनए है जिसमें पहले जीसी था और उस डीएनए में अब आ गया एटी, ये हो गया ट्रांजिशन म्यूटेशन। ग्वानिन की जगह एडेनिन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन। अगर ऐसा हुआ कि प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ गया तो यहां पर डीएनए की कन्फर्मेशन ज्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि पहले भी प्यूरिन था अभी भी प्यूरिन है। इसलिए डीएनए की जो कन्फर्मेशन है वो वही रहती है। डीएनए कन्फर्मेशन रिमेन्स द सेम।
अगर डीएनए की कन्फर्मेशन ही चेंज नहीं हुई तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि यहां कुछ हुआ है। बट यहां समझो कि अगर जीसी कहीं पर है और उसकी जगह मान लीजिए कि टीए आ गया, डीएनए में जिस जगह पर प्यूरिन था उसकी जगह पिरिमिडिन आ गया, और अगर ऐसा हुआ तो डीएनए की कन्फर्मेशन चेंज होगी थोड़ी सी, डीएनए कन्फर्मेशन चेंज्ड। और अगर डीएनए कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम इसको आसानी से पहचान लेगा। अगर मिसमैच रिपेयर सिस्टम इसको पहचान लेगा तो ये तो करेक्ट कर देगा। तो अब ये जो पूरी कहानी मैंने बताई है, इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि नेचर में अगर हम इन दोनों म्यूटेशन को कंपेयर करें तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रांसवर्जन म्यूटेशन मिसमैच रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इनको वापस से करेक्ट कर दिया जाता है। तो ये देखने को कम मिलते हैं जबकि ये देखने को ज्यादा मिलते हैं। होते ये ज्यादा हैं, दिखते ये ज्यादा हैं। ये क्यों नहीं दिख पाते? क्योंकि ये करेक्ट हो जाते हैं। तो अब आप एक लाइन लिखिए, विथ 8 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, with 8 possibilities, transversion mutations occur more than transition mutation, but transversion mutations are recognized by mismatch repair system, so they are seen less frequently than transition mutation. They are seen less frequently than transition mutation. तो ट्रांजिशन म्यूटेशंस हैं, उनसे कम देखने को मिलता है। फिर आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के म्यूटेशन की, वो है ग्रोस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन था, अब है ग्रोस म्यूटेशन। ग्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़े साइज का, बड़ा म्यूटेशन, लार्ज म्यूटेशन। ग्रोस म्यूटेशन क्या कहता है? ग्रोस म्यूटेशन कहता है कि भाई अगर इतना बड़ा चेंज हो जाए कि माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो आसानी से समझ में आ जाए कि ये तो कहीं गड़बड़ चल रही है, ऐसे म्यूटेशन को ग्रोस म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्रोमोसोम है और वो क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया तो क्रोमोसोम की एक आर्म छोटी हो गई। तो हमको ये पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की लेंथ अलग अलग हो, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेम होती है, तो ये तो आसानी से पहचाना जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाए कि इस पेयर में क्रोमोसोम 3 बार प्रेजेंट है, 1 1 1 3 बार है, हमको तो पता है कि डिप्लॉइड में 2 2 कॉपी होती है हर क्रोमोसोम की, यहां तो 3 कॉपी है, इसका मतलब फिर से ये गड़बड़ वाला केस है। अगर नंबर कम हो जाए कि पूरे जीनोम में क्रोमोसोम 1 की एक ही कॉपी है, अगर ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ जाए, तो इस तरीके के म्यूटेशंस इजीली रिकॉग्नाइज्ड है अंडर माइक्रोस्कोप, इन्हें कहते हैं ग्रोस म्यूटेशन। लिखिए, व्हेन म्यूटेशंस अकर इन साइज, शेप और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, mutations occur in size, shape or number of chromosomes, so they are easily recognized under microscope. चलो, ये हो गया एक हमारे पास में साइज इसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। नाउ बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ म्यूटेशन, नेचर ऑफ म्यूटेशन के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल है। एक होता है डोमिनेंट म्यूटेशन,
डोमिनेंट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन होगा जो दो एलिल में से एक भी एलिल में हो जाए तो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इट मींस सिंगल म्यूटेशन इज इनफ टू प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट म्यूटेशन हम किसे कहेंगे? जैसे कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो दोनों के अंदर हमारे पास में म्यूटेंट फिनोटाइप होता है। स्मॉल ए है तो हमारे पास में नॉर्मल फिनोटाइप होता है। इसे कहते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। लिखो इसके अंदर, सिंगल म्यूटेशन इज इनफ, सिंगल म्यूटेशन is enough to produce mutant phenotype. Such mutation is known as dominant mutation. तो डोमिनेंट का अपोजिट रिसेसिव म्यूटेशन समझ लेते हैं। रिसेसिव म्यूटेशन क्या कहता है कि ऐसा म्यूटेशन जो दोनों एलिल्स में होगा तभी म्यूटेंट फिनोटाइप आ पाएगा। इसका मतलब ये नेचर में रिसेसिव है, तो जब दोनों ही एलिल खराब हो जाएंगे तब तो आएगा म्यूटेंट फिनोटाइप, और अगर एक भी कैपिटल ए है तो ये आएगा नॉर्मल फिनोटाइप। इसे कहते हैं रिसेसिव म्यूटेशन। जैसे रिसेसिव एलिल होता है बस वही है। तो रिसेसिव म्यूटेशन किसे कहेंगे? व्हेन टू म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड, व्हेन टू म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए म्यूटेंट फिनोटाइप, टू प्रोड्यूस ए म्यूटेंट फिनोटाइप। इसको हम कहते हैं नेचर के बेसिस पे म्यूटेशन। ओके, उसके बाद में म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, बेस्ड अपॉन द सेल, सेल के बेसिस पे। पहला, एक होते हैं सोमेटिक म्यूटेशंस, सोमेटिक म्यूटेशंस। सोमेटिक म्यूटेशंस में क्या होगा कि किसी सोमेटिक सेल के अंदर म्यूटेशन होगा, और सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन होगा तो आपको पता है कि ये म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ उसी इंडिविजुअल के अंदर दिख सकता है जिस इंडिविजुअल में ये हुआ है, बाकी में तो दिखेगा नहीं। इसलिए सोमेटिक म्यूटेशन सिर्फ एक जनरेशन तक ही रहते हैं, ये आगे इनहेरिट भी नहीं होते हैं। लिखिए सोमेटिक म्यूटेशन के अंदर, व्हेन म्यूटेशन अकर्स इन सोमेटिक सेल्स सो दैट दे कैन नॉट बी पास्ड इनटू नेक्स्ट जनरेशन एंड दे आर सीन ओनली इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, विथ द डेथ ऑफ इंडिविजुअल दीज म्यूटेशंस आर लॉस्ट। जैसे ही इंडिविजुअल की डेथ होगी तो म्यूटेशंस है वो भी चले जाएंगे। ये हो गए सोमेटिक म्यूटेशंस। अब दूसरे हैं जर्म सेल म्यूटेशंस। ऐसे म्यूटेशंस जो जर्म सेल्स में होते हैं, तो ये म्यूटेशन गैमिट्स में पहुंचेंगे, गैमिट्स का फ्यूजन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंचेंगे। सच म्यूटेशंस आर नोन एज जर्म सेल म्यूटेशन। लिखिए, दीज म्यूटेशंस अकर इन गैमिट producing cells, these mutations occur in gamete producing cells, hence they are passed into next generation, hence they are passed into next generation. So these mutations are seen even after the death of an individual. जिसमें हुआ उसकी डेथ हो गई, लेकिन अगर उसने आगे पास कर दिया तो उसके अंदर भी ये देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो एक सेल है वही सोमेटिक सेल है और वही जो है वो रिप्रोडक्शन करके आगे की जनरेशन बनाएगी। तो लेट सपोज कि ये एक सेल है और इस सेल ने आगे दो सेल्स बना दी, तो ये तो एक टाइप का जनरेशन हो गया,
ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स है। इसलिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स म्यूटेशंस आर सीन इन जनरेशन लेवल, म्यूटेशंस आर सीन एट जनरेशन लेवल। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हर जीन की एक ही कॉपी होती है, इसलिए अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो म्यूटेशन आसानी से पहचाना जाता है बाय लॉस ऑफ फंक्शन। हमारे पास तो हर जीन की 2 कॉपी है, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो मान लो स्मॉल ए म्यूटेंट है तो कैपिटल ए से काम चल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा म्यूटेशन है क्या। बट अगर स्मॉल ए अकेला ही है तो फिर तो पता चल जाएगा। सो इन प्रोकैरियोट्स द म्यूटेशंस आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन। ये हो गया हमारे पास में सेल के बेसिस पे कुछ म्यूटेशंस के सिंपल टाइप्स। नाउ एक और इंपॉर्टेंट केस, based upon cause of mutation, based upon cause of mutation, म्यूटेशन के पीछे क्या रीजन है उसके बेसिस पे 2 टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि इसके पीछे एज सच कोई कारण नहीं होता, तो यहां पर कोई भी तरीके का म्यूटाजन नहीं है जिसने ये म्यूटेशन कराया है, बट ये हो गया ऑटोमेटिक। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशंस जो बिना किसी रीजन के हो जाते हैं। लिखिए, व्हेन म्यूटेशंस अकर in the absence of mutagen, when mutations occur in the absence of mutagen without any reason, they are known as spontaneous mutations। आगे लिखिए, followings are the types of spontaneous mutations। Followings are the types of spontaneous mutations। तो कुछ टाइप्स है spontaneous mutations के, बात करते हैं। जैसे पहला टाइप, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन एरर। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक सेल का टोटल जीनोम जो होता है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। वो सबसे पहले अपनी कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, थोड़ा उसको रिलैक्स किया जाता है, फिर उसके बाद में 100 से भी ज्यादा टाइप के छोटे बड़े प्रोटीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलकर के डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं। अब आप सोचो कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर 100 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो गलती होने के चांसेस तो हैं। इसलिए रेप्लिकेशन एरर का मतलब हो गया कि जब रेप्लिकेशन एंजाइम्स, रेप्लिकेशन मशीनरी की वजह से कुछ हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन एरर। चलिए अब एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए ड्यू टू रेप्लिकेशन मशीनरी, ड्यू टू रेप्लिकेशन मशीनरी sometimes a wrong nucleotide is added in the DNA, a wrong nucleotide is added in the DNA। अब समझो बात को कि यहां क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक कंडीशन समझो कि सेल के अंदर जब रेप्लिकेशन चलता है तो एक बहुत ही जिम्मेदार एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज इतना समझदार है कि वो गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड ही नहीं करता है। ए होगा तो उसके सामने वो टी को ही ऐड करेगा, यू को ऐड नहीं करेगा, सी को ऐड नहीं करेगा, जी के सामने वो सी को ही ऐड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत एक्यूरेसी से काम करता है। बट फिर वही बात, पूरे जीनोम का रेप्लिकेशन करना है, टाइम लगता है, इसलिए ये फास्ट स्पीड से काम करता है, तो इससे गलतियां हो जाती हैं। इसकी गलती को सुधारने के लिए एक और जिम्मेदार मशीनरी यहां पर है,
इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो भी यहां पर प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज से जो गलती होगी उसको ये करेक्ट कर देगी। सेल के पास में एक और बहुत रेस्पॉन्सिबल टाइप का सिस्टम है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या करता है, कोई गलती छूट जाए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बाद भी तो इसको रिकॉग्नाइज करके सही करवाता है। अब सेल के पास इतने अच्छे अच्छे मैकेनिज्म होने के बावजूद कई बार ग्लिच आ जाती है, और अब जब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड होते हैं तो इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड गलत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 in 10⁻10 एरर के चांस अभी भी हैं। तो ये तो देखो होगा ही होगा भाई, इससे तो हम बच नहीं सकते। इतना सब कुछ काम करने के बाद में भी इतनी एरर हो सकती है। दूसरा केस समझो, अगर हम इस सिस्टम में से मिसमैच रिपेयर सिस्टम को हटा दें और खाली ये सेल में 2 ही सिस्टम काम करे, पॉलीमरेज एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अगर पॉलीमरेज एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 2 काम करेंगे तो जब इतने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड होगा। सो आप देखो गलती के चांस थोड़े बढ़ गए। अब कम न्यूक्लियोटाइड में भी गलती आने लग गई। पहले ज्यादा न्यूक्लियोटाइड थे तो एक गलती आती थी, अब कम न्यूक्लियोटाइड में भी एक गलती आने लग गई, तो एरर चांस है थोड़े से बढ़ गए। फिर अगर हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को भी हटा दें सेल में से किसी तरीके से और डीएनए पॉलीमरेज को अकेले को कहें कि आप ही करो रेप्लिकेशन, तो ये ज्यादा गलतियां करेगा। अब 1 2 3 4 5 में से एक न्यूक्लियोटाइड गलत होगा, यानी कि इतनी एरर चांस है। एरर चांस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना, ये रहा। तो ये एरर चांस इतनी भी होने के चांसेस होते हैं। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास में रेप्लिकेशन मशीनरी की गलती की वजह से कैसे कैसे म्यूटेशंस या चेंजेस आ सकते हैं। अब एक और टाइप का नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिनन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा है, टॉटोमेरिक शिफ्ट। टॉटोमेरिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? टॉटोमेरिक शिफ्ट का मतलब जब किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, इससे कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। अभी समझाऊंगा मैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई प्यूरिन है, ये कोई प्यूरिन है। इस प्यूरिन के अंदर प्रोटॉन्स अगर अपनी पोजीशन चेंज करते रहे तो इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। प्रोटॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे हैं। देन एक और चीज समझो, हमको पता है एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल इसलिए है कि एक नाइट्रोजन बेस के जो हाइड्रोजन डोनर है वो दूसरे नाइट्रोजन बेस के हाइड्रोजन एक्सेप्टर के सामने आ जाते हैं, इसलिए इनमें पेयरिंग हो जाती है आसानी से। तो सारा का सारा खेल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रोटॉन का सारा खेल है। अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट होती है
तो हो सकता है डोनर एक्सेप्टर बन जाए और एक्सेप्टर डोनर बन जाए। ऐसे केस में ये पेयरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और पेयरिंग डिस्टर्ब होगी तो गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे। इसे कहते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट का इफेक्ट। अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हम बात करेंगे। तो पहले आप लिखो टोटोमेरिक शिफ्ट क्या होती है, डायग्राम भी बना लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए, when in nitrogen bases the protons change their position within the ring, due to which a nitrogen base is converted into its isomer form, due to which a nitrogen base is converted into its isomer form। तो नाइट्रोजन बेस है वो अपनी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, वो आपको जरूरी है। हम अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो जितने भी 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं डीएनए के अंदर, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में कब होंगे और वो अपनी रेयर फॉर्म में कब होंगे, बात करेंगे। रेयर फॉर्म, जैसे अगर हम बात करें एडेनिन की और साइटोसिन की, एडेनिन और साइटोसिन जो होते हैं उनकी नॉर्मल फॉर्म को कहते हैं एमिनो फॉर्म। क्या कहेंगे, एमिनो फॉर्म, दोनों की ही। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, ए के ऊपर ए, इस ए का मतलब है एमिनो फॉर्म। तो साइटोसिन अपनी एमिनो फॉर्म में है या एडेनिन अपनी एमिनो फॉर्म में है तो उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। दूसरा, ग्वानिन और जो थाइमिडिन है ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, इसको कहते हैं कीटो फॉर्म, इसे हम कहते हैं कीटो फॉर्म। तो ये अपनी कीटो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में इसकी कीटो फॉर्म को ऐसे लिख दो, जी के ऊपर के या टी के ऊपर के। अब अगर टोटोमेरिक शिफ्ट हो जाती है, टोटोमेरिक शिफ्ट, तो इस टोटोमेरिक शिफ्ट की वजह से हाइड्रोजन पोजीशन चेंज होती है और ये अपनी रेयर फॉर्म में बदल जाते हैं। तो जो एडेनिन है और साइटोसिन है इनकी रेयर फॉर्म का नाम होता है इम्यूनोफॉर्म, इम्यूनोफॉर्म। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इम्यूनोफॉर्म को, ऊपर लिख दो आई, इम्यूनोफॉर्म। नाउ इनकी जो ग्वानिन एंड थाइमिडिन वाली फॉर्म है कीटो फॉर्म, वो बदल जाती है इनोल फॉर्म में। ये बदल गई इनोल फॉर्म, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दो ई से। तो जब कभी भी ये नाइट्रोजन बेसेस अपनी रेयर फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है, और जो नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है। जब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तब ये करते हैं नॉर्मल पेयरिंग, नॉर्मल पेयरिंग, और जब ये अपनी रेयर फॉर्म में होते हैं तो ये करते हैं अल्टर्ड पेयरिंग। अब मैं समझाता हूं आपको अल्टर्ड पेयरिंग और नॉर्मल पेयरिंग से क्या मतलब है यहां पे। चलिए यहां देखते हैं। पहले बात करेंगे नॉर्मल पेयरिंग की। नॉर्मल पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल पेयरिंग का मतलब हुआ कि एडेनिन जब अपनी एमिनो फॉर्म में होता है तो ये थाइमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और थाइमिडिन भी कीटो फॉर्म के अंदर है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ग्वानिन अपनी कीटो फॉर्म के अंदर है तो ये नॉर्मल साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर थाइमिडिन अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर है तो ये एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और अगर साइटोसिन अपनी नॉर्मल फॉर्म में है तो ये ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ये हो गई नॉर्मल पेयरिंग, एकदम से नॉर्मल पेयरिंग है जो होती है वैसी। नाउ दूसरी देखो एबनॉर्मल पेयरिंग। एबनॉर्मल पेयरिंग, एबनॉर्मल पेयरिंग का मतलब क्या, अगर एडेनिन अपनी इम्यूनो फॉर्म में है, अगर ग्वानिन अपनी इनोल फॉर्म में है, अगर थाइमिडिन अपनी इनोल फॉर्म में है, अगर साइटोसिन अपनी इम्यूनो फॉर्म में है, तो देखो है तो ये प्यूरिन एडेनिन, बॉन्ड बनाना चाहिए इसको थाइमिडिन के साथ में,
लेकिन ये बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। इसे कहते हैं अल्टर्ड पेयरिंग, यानी थाइमिडिन की जगह जो दूसरा अल्टरनेटिव पिरिमिडिन है उसके साथ में अभी भी पेयरिंग तो हो रही है प्यूरिन की पिरिमिडिन के साथ, एडेनिन और साइटोसिन, लेकिन ये सही तो नहीं है पेयरिंग। वैसे ही ग्वानिन है, इसको पेयरिंग किसके साथ करनी चाहिए? साइटोसिन के साथ, लेकिन ये अल्टर्ड पेयरिंग करेगा तो साइटोसिन के बाद दूसरा कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो पिरिमिडिन है उसके साथ पेयरिंग करेगा, ये थाइमिडिन के साथ पेयरिंग करता है। गलत है ये तो। तीसरा थाइमिडिन, नॉर्मली थाइमिडिन एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है, लेकिन अगर ये अपनी इनोल फॉर्म में हुआ तो ये ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा, अल्टर्ड प्यूरिन के साथ। साइटोसिन नॉर्मल पेयरिंग करता है ग्वानिन के साथ, लेकिन अगर साइटोसिन अपनी इम्यूनोफॉर्म में होगा तो ये दूसरे प्यूरिन के साथ में पेयरिंग करेगा। तो ये किसके साथ पेयरिंग कर रहा है? अभी ये पेयरिंग कर रहा है एडेनिन के साथ। इसे कहते हैं एबनॉर्मल पेयरिंग या अल्टर्ड बेस पेयरिंग। इस एबनॉर्मल या अल्टर्ड बेस पेयरिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। एक लाइन के अंदर लिख लो, when nitrogen bases are present in their rare forms, they base pair with altered purine or pyrimidine. This results in the transition mutation. This results in the transition mutation. इससे ट्रांजिशन टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। कैसे होते हैं चलो समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल है, सेल 1। इस सेल के अंदर डीएनए में, किसी डीएनए में किसी जगह पर ग्वानिन है और ग्वानिन के सामने साइटोसिन है। यह है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक। अब ये सेल रेप्लिकेट करती है डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ मान लो, तो दोनों स्ट्रैंड है वो ओपन अप होंगे, खुलेंगे। ये स्ट्रैंड खुल गया और ग्वानिन अपनी यहां पर कीटो फॉर्म में था, लेकिन यहां इनोल फॉर्म में आ गया। और दूसरा जो साइटोसिन है ये अपना नॉर्मल है, तो साइटोसिन नॉर्मल है। साइटोसिन नॉर्मल है तो ये तो ग्वानिन के साथ में पेयर करेगा, ये हो गई एक सेल। लेकिन जो ग्वानिन है वो अपनी रेयर फॉर्म में है, तो ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड ना बना के किसके साथ बनाएगा? थाइमिडिन के साथ में। अल्टर्ड पेयरिंग कर ली इसने, ये एक सेल के अंदर हो गया। क्लियर? अब इस सेल के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल है, इसमें अल्टर्ड पेयरिंग है। इस पे ध्यान दो। ये मान लो मैं कह देता हूं सेल नंबर 2, इसको कह देता हूं सेल नंबर 3। जब इस सेल के अंदर वापस से रेप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो ये ग्वानिन हो सकता है अपनी कीटो फॉर्म में वापस आ जाए, तो वापस से ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, एक स्ट्रैंड। लेकिन जो ये दूसरा स्ट्रैंड है इसका, इसमें तो टी आ चुका ना, तो टी आ चुका तो टी के सामने ए आएगा। ये एक और सेल बन गई। इस सेल की ये डॉटर सेल और इस डॉटर सेल की ये दो डॉटर सेल, इनमें से इस डॉटर सेल को देखो, जहां एक मदर सेल के पास पीछे जीसी था, अब किसी एक डॉटर सेल के पास में एटी है, और ये डॉटर सेल जितने भी सेल्स बनाएगी सबके अंदर ये 80 जाएगा। यहां ग्वानिन वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो नॉर्मल पेयरिंग करेगा, नहीं आया तो वापस एबनॉर्मल पेयरिंग होती रहेगी। तो ये कब तक चलेगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके सामने है कि ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन के अंदर ही आपको चेंज देखने को मिल गया। जिस मदर सेल में जहां कहीं पर भी जीसी होता था वहां 80 आ चुका है, तो ये एक टाइप का जीसी टू 80 कन्वर्जन यानी ट्रांसवर्जन टाइप का चेंज हो चुका है। इसे हम कहते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट की वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन। सो टोटोमेरिक शिफ्ट रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन म्यूटेशन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के म्यूटेशन की। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन है
वो नेक्स्ट म्यूटेशन कौन सा है देखिए, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन। स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन का मतलब अचानक अपने आप बिना किसी रीजन के प्यूरिन का हट जाना। डीएनए के अंदर दो टाइप के प्यूरिन होते हैं, दो टाइप के पिरिमिडिन होते हैं, पता है आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिडिन। अगर गलती से भी बिना किसी रीजन के एक प्यूरिन हट जाता है तो रेप्लिकेशन में दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मान लो कि ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे। अब इस डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहां कहीं पर शुगर है, शुगर के साथ फॉस्फेट है, फिर अगली शुगर है, फिर अगली फॉस्फेट है, फिर अगली शुगर है, अगली फॉस्फेट है, ऐसे चलता रहेगा। ये तो हो गई शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये एक स्ट्रैंड हो गया। शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए रहते हैं, मान लो यहां ग्वानिन जुड़ा है, मान लो यहां थायमिडिन जुड़ा है, मान लो यहां एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गए प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन, ऐसे लिखा है मैंने, कोई वैसे नहीं लिखा, सीक्वेंस ऐसे लिख दिया। अब इसको देखो, प्यूरिन है ना, प्यूरिन जिस बॉन्ड के साथ में शुगर से जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ ये तो डीएनए का एक स्ट्रैंड हुआ। डीएनए का इसके सामने वाला जो स्ट्रैंड है उसमें यहां सी होगा, यहां ए होगा, यहां टी होगा, और ये भी वैसे ही अपने शुगर से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये बन गया एक और स्ट्रैंड डीएनए का। इतना समझ में आता ही होगा आप लोगों को। तो ये डबल हेलिकल डीएनए का जो है स्ट्रैंड ऐसे बन गया है। नाउ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कभी कभी बिना किसी रीजन के टूट जाता है, और इसके टूटने से ये एडेनिन यहां से निकल गया। एडेनिन अगर यहां से निकल गया तो आपको ये स्ट्रक्चर अब ऐसी दिखाई देगी। जिस जगह पर एडेनिन जुड़ा हुआ था वो जगह एकदम खाली रहेगी। ये ग्वानिन अपनी जगह है, ये थायमिडिन अपनी जगह है, वहां से एक प्यूरिन जो था वो हट गया है, और अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ऐसी स्ट्रक्चर। ये देखो यहां खाली जगह दिख रही है, इसे कहते हैं एप्यूरिन साइट, एप्यूरिन साइट, ठीक है। प्यूरिन के बिना यहां पर कुछ नहीं है। चलो अब एक बात सोचो, जब ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो इस डीएनए स्ट्रैंड पर आपको यहां सी दिखाई दे रहा है, यहां पर ए दिखाई दे रहा है, यहां पर टी दिखाई दे रहा है। जब ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये सीक्वेंस ऐड कर दिया जाएगा। ये तो ठीक है, बट जरा सोच के देखो कि जब ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो अब यहां पर कुछ नहीं है, इसके सामने तो हम सी जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, बट यहां पर क्या जोड़े? यहां पर ओरिजिनली टी आना चाहिए था, बट यहां कोई कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो गलती से यहां कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जी आ सकता है, सी आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, कुछ तो जोड़ेंगे, और यहां पर भी कुछ भी आ जाएगा, तो चेंज हो गई ना। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन, रेप्लिकेशन एरर। ये ना तो ट्रांजिशन म्यूटेशन है, ना ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कंफर्मली नहीं कहेंगे कि ये यहां पे क्या हो रहा है। बस आप इतना लिख लीजिए कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन रेप्लिकेशन एरर्स अकर, रेप्लिकेशन एरर हो जाती है, बस और कुछ नहीं बोलना है अपने को। रेप्लिकेशन एरर आती है, दैट्स इट, रेप्लिकेशन एरर आती है। चलो ये हुआ अपने पास रेप्लिकेशन एरर का कॉन्सेप्ट।
अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन की। एक और तरीका स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन। स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन क्या कहता है कि हमारे पास में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे एडेनिन, जैसे ग्वानिन, जैसे साइटोसिन। इन सबके पास में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ग्वानिन के पास में भी है, एडेनिन के पास में भी है और साइटोसिन के पास में भी है। अगर इनके एमिनो ग्रुप को हटा दिया जाए, जैसे एडेनिन का एमिनो ग्रुप निकल जाएगा, एमिनो ग्रुप, तो एडेनिन बन जाएगा हाइपोजेंथिन। एडेनिन को कहेंगे अब हाइपोजेंथिन। और ये जो हाइपोजेंथिन है, इसको मैं HX लिख देता हूं, हाइपोजेंथिन। अगर ग्वानिन का एमिनो ग्रुप निकला, ग्वानिन का एमिनो ग्रुप निकला, तो इसको हम कहेंगे जेंथिन। ये हाइपोजेंथिन है, ये जेंथिन है, X से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर साइटोसिन का एमिनो ग्रुप निकला तो ये साइटोसिन बन जाएगा यूरेसिल, U। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि हमें ये पता है एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में। ये है इनकी नॉर्मल पेयरिंग। लेकिन जब ये अपनी डीएमिनेटेड फॉर्म में होंगे तो हाइपोजेंथिन यानी एडेनिन मॉडिफाइड डीएमिनेटेड एडेनिन, ये बॉन्ड बनाता है अब साइटोसिन के साथ, यानी T की जगह दूसरा वाला पिरिमिडिन। अगर जेंथिन आ गया तो ये बॉन्ड बनाएगा अभी थाइमिडिन के साथ, यानी दूसरा वाला पिरिमिडिन। और अगर साइटोसिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है ये, तो ये बॉन्ड बनाता है अभी एडेनिन के साथ में। क्या कर रहे हैं ये डीएमिनेटेड फॉर्म? ये डीएमिनेटेड फॉर्म वही काम कर रहे हैं जो हमने टोटोमेरिक शिफ्ट में पढ़ा था, यानी अल्टर्ड पेयरिंग। लिखो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप the nitrogen bases are converted into their deaminated forms, and these deaminated forms base pair with altered purine and pyrimidine. Hence deamination results in transition mutation. सिंपल से देखो, जैसे कहीं पर G और G के सामने C है, ठीक है, डीएमिनेशन हुआ तो G बन गया अब जेंथिन। साइटोसिन वैसा ही था तो साइटोसिन के सामने वापस जी आ जाएगा, ये नॉर्मल है। लेकिन जेंथिन अब C के साथ बॉन्ड ना बना के T के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये तो जो जेंथिन बन गया, या तो ये सेल की डेथ हो जाएगी या ये हमेशा ही ऐसे गलत बेस पेयरिंग करता रहेगा। लेकिन ये जो T है ये तो एडेनिन के साथ पेयर बनाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट किया और उसकी जगह नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। बस इतना किया मैंने। आप खुद देखो, जहां पर मदर सेल के पास जीसी है वहां किसी डॉटर सेल के पास एटी आ गया। जीसी टू एटी कन्वर्जन, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन क्या करते हैं? ट्रांजिशन म्यूटेशन कराते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिपीटेटेड सीक्वेंसेस कहीं पर हो तो काइनेमेटा गलत तरीके से बन जाता है, रेप्लिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। जैसे अनइक्वल क्रॉस ओवर समझते हैं। सॉरी, लिखिए, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन unequal exchange of DNA segments, and it occurs more commonly in
इट अकर्स मोर कॉमनली इन रिपीटेटेड सीक्वेंसेस। मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे सपोज करो कि आपके पास में एक डीएनए है जिसपे ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, और इसके सामने ए बी सी डी जीन है। मान लो यहां पर क्रॉसओवर होता है, तो क्रॉसओवर होने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां तक तो कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर नीचे आ जाइए स्मॉल सी स्मॉल डी, यानी ये हिस्सा यहां चला गया तो ये हिस्सा यहां आ जाएगा, और दूसरा डीएनए क्या बन जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी कैपिटल डी। हो गया ये। इसको कहते हैं नॉर्मल क्रॉसओवर। नॉर्मल क्रॉसओवर। क्यों कहा हमने इसको नॉर्मल क्रॉसओवर? क्योंकि दो जीन यहां से यहां चले गए तो दो जीन यहां से यहां आ गए, ये हो गया नॉर्मल क्रॉसओवर। फिर अब बात करते हैं अनइक्वल क्रॉसओवर की। यही एग्जांपल समझिए, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, और यहां पर स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल। सो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के अंदर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये क्रॉसओवर इसके साथ हो जाए तो पहला स्ट्रैंड क्या बनेगा? कैपिटल ए, यहां लिख लेता हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, ठीक है। बी और डी के बीच क्रॉसओवर हो गया, और एक क्रॉसओवर यहां हो जाए ऐसे यहां पे, तो पहले क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी और ऐसे नीचे आ जाएंगे स्मॉल डी, तो ये तो यहां लिख दिया। दूसरा क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उसके बाद में कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी। यहां देखो सी जीन गायब ही हो गया, सी जीन स्मॉल सी स्मॉल डी, यहां पे सी जीन गायब ही हो गया, तो ये एक टाइप की एरर है। एक और रेप्लिकेशन समझो अनइक्वल। अगर ये ऐसे हो जाए इस तरीके से, तो यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी आ जाएगा, तो यहां पर ये भी गड़बड़ है। और देखो कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए कि ये क्रॉसओवर यहां पर हो जाए, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और ये कैपिटल सी और कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, सी दो बार आ गया, तो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर में यही होता है। फिर से समझो, ए बी सी डी ये है, और यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये है, ठीक है। तो अब अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरीके से हो कि एक क्रॉस ओवर तो सी और डी के बीच हो जाए, और दूसरा क्रॉस ओवर जो है वो इधर सी एंड डी के बीच ऐसे हो जाए, तो इसमें भी देखो आपको क्या हो सकता है, यहां ना करवा करके अपन यहां करवा लेते हैं सी एंड डी के बीच ऐसे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, कितना लंबा सा स्ट्रेच बनेगा एक, इसे कहते हैं अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। सो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर से भी हमारे पास में चांसेस हैं कि गलत टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। फिर एक तरीका और है स्पॉन्टेनियस की ही कैटेगरी में, इसे कहते हैं स्लीपेज एरर। स्लीपेज एरर, स्लीपेज एरर का मतलब क्या हुआ कि डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज जब रेप्लिकेशन करता है तो कभी कभी डीएनए पॉलीमरेज यहां से फिसल जाता है और ये डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज क्लैंप की हेल्प से उसी के ऊपर लटका हुआ रहता है। तो जब ये वापस रीलोड होता है तो वापस रीलोड होते समय ये गलतियां कर देता है, इसे हम कहते हैं स्लीपेज एरर। फिर एक और तरीका है ट्रांसपोजोन्स का। ट्रांसपोजोन्स के केस में क्या होगा, देखो ट्रांसपोजोन्स मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो जीनोम में अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, कोई कहां चला गया कहां चला गया कहां चला गया।
आप इनकी पोजीशन नेक्स्ट क्या होगी इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। ये कहीं पर भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर इतना पार्ट है वो कोई ट्रांसपोजोन्स है, ये कोई ट्रांसपोजोन है। फिर ये ट्रांसपोजोन यहां से निकलेगा, ये निकल गया यहां से, और यहां से निकलने के बाद अब मान लो कि ये एक दूसरा डीएनए है जिसपे ये ए जीन है और ये ए जीन के अंदर इंसर्ट हो गया। अब ए जीन के अंदर अगर इतना न्यूक्लियोटाइड का नया सीक्वेंस ऐड होगा तो एमआरएनए चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है। इससे भी कई बार जो है वो म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो ये ट्रांसपोजोन्स जो है वो भी म्यूटेशन कॉज कराते हैं। इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल म्यूटाजन। बायोलॉजिकल म्यूटाजन। तो ये हो गया हमारे पास में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के बाद हम बात करेंगे एक और टाइप के म्यूटेशंस की। इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस हैं, तो इनको कोई इंड्यूस करता होगा, यानी कि कोई केमिकल हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है। तो ऐसे म्यूटेशंस म्यूटाजन की वजह से होते हैं। दे आर कोज्ड ड्यू टू एनी म्यूटाजन। और क्योंकि ये म्यूटाजन की वजह से होते हैं इसलिए ये फास्टर रेट से हो सकते हैं एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लिखिए इसके अंदर, दीज आर कोज्ड बाय द म्यूटाजेंस, सो द रेट ऑफ सच म्यूटेशंस इज वेरी हाई। ए म्यूटाजन कुड बी एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट। या तो ये फिजिकल एजेंट हो सकता है या ये केमिकल एजेंट हो सकता है। अगर मैं पहले बात करूं फिजिकल एजेंट की, तो फिजिकल एजेंट में यहां आएंगी रेडिएशंस। रेडिएशंस से म्यूटेशंस होते हैं, इसलिए रेडिएशंस है वो फिजिकल म्यूटाजन कहलाती है। ये दो टाइप की होती हैं। पहले टाइप की है, इन्हें कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं? ऐसी रेडिएशंस जो आयंस प्रोड्यूस करे सेल के अंदर, आयोनाइजिंग होती है। जैसे ये है गामा रेडिएशन, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। गामा के बाद में बीटा रेडिएशंस होगी जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। बीटा के बाद में अल्फा रेडिएशंस हैं, उसके बाद में एक्स रेज होती हैं और इनके बाद में इलेक्ट्रॉन बीम। तो सेल के ऊपर अगर हम ये रेडिएशंस डालेंगे तो म्यूटेशंस हो जाते हैं और ये इनकी एनर्जी का सीक्वेंस है। ठीक है, ये एनर्जी का सीक्वेंस है। रेडिएशंस की कैटेगरी में जो दूसरी है ये है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये सिंपली यूवी रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेज होती हैं। आप लोगों को पता है कि यूवी रेज खुद तीन टाइप की होती है। एक होती है यूवीसी, एक होती है यूवीबी, एक होती है यूवीए। इनमें से जो यूवीसी है ये होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर वेवलेंथ की, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, मोस्ट हार्मफुल। और ये यूवीसी है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवीबी की वेवलेंथ है 280 नैनोमीटर टू 320 नैनोमीटर, ये कम हार्मफुल है। और उसके बाद यूवीए है वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये है 320 टू 400 नैनोमीटर। यूवी के बाद में स्टार्ट होता है वोलेट, विबग्योर।
अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अल्ट्रावोलेट, उसके बाद वोलेट, फिर इंडिगो और फिर ब्लू, और वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में। अब ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन क्या करती है, कैसे डीएनए में म्यूटेशन कोज करती है, वो सुनो समझो। मान लो कि मैं कहूं कोई डीएनए सीक्वेंस है और इस डीएनए सीक्वेंस में यहाँ पर कोई जी है, यहाँ कोई ए है, यहाँ कोई टी है, यहाँ कोई और एक टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, यहाँ फिर सी आ गया। ऐसे एक बार हाइपोथेटिकली लिखा है मैंने। तो इसके सामने वाले स्टैंड पे क्या होगा, सी होगा, टी होगा, ए होगा, ए होगा, जी होगा, सी होगा, जी होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये है हमारे पास एक नॉर्मल सीक्वेंस। अब देखो यहां पर दो टी एक साथ आ रहे हैं एक ही स्ट्रैंड के अंदर, ऐसा हो सकता है? क्योंकि डीएनए जो है वो तो 4 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो रिपीटेशन तो होने ही होने हैं। यहां पे कंफर्म है कि भाई रिपीटेशन तो पक्का होगा। फिर जब रिपीटेशन हो रहा है और गलती से अगर अल्ट्रावोलेट रेडिएशन ज्यादा हो जाए, तो ये जो टी दिख रहे हैं ना आपको दो, ये दोनों टी अपने सामने वाले ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देंगे और खुद आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। आपको ये सीक्वेंस ऐसे दिखेगा। फिर ये ऐसे था ना अभी, तो अब ये ऐसे सीक्वेंस दिखेगा। इसे कहते हैं थायमीन थायमीन डायमर। ये थायमीन थायमीन डायमर बन गया। देखो ये यहां पर अलग आ गया है। मतलब इस तरीके की बॉन्डिंग थोड़ी ना होती है, ये तो गलत है भाई। एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड सामने वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से बॉन्डिंग करने चाहिए। ये तो एक ही स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड दो थायमीन जो है वो आपस में बॉन्ड करते हैं। इसे कहते हैं थायमीन थायमीन डायमर, या इसी को कहते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग। ये साइक्लोब्यूटेन रिंग है या थायमीन थायमीन डायमर है, तो ये एक टाइप का म्यूटेशन है। अब डीएनए के अंदर थायमीन थायमीन डायमर बनने के चांस ज्यादा होते हैं, उसके बाद साइटोसिन थायमीन के, उसके बाद थायमीन साइटोसिन के, उसके बाद साइटोसिन साइटोसिन के। ये सीक्वेंस है डायमर बनने का। अगर हुआ तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए फिजिकल एजेंट। अब बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की। बेसिकली जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो केमिकल्स ही तो होते हैं, और केमिकल्स क्या कॉज कर सकते हैं म्यूटेशन में, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं अपन। चलो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। हमारे पास में कैटेगरी आती है अब केमिकल एजेंट्स की। केमिकल एजेंट्स, ये जो केमिकल एजेंट्स हैं इनमें से पहला केमिकल एजेंट हम पढ़ेंगे वो है बेस एनालॉग्स। नाम से समझ में आ जाना चाहिए, बेस का मतलब नाइट्रोजन बेस, एनालॉग्स का मतलब जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन वो अलग जगह अलग तरीके से बना हो। यानी आप ये कह सकते हो कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के जैसी होती है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये केमिकल है। तो अगर डीएनए में ये आ जाते हैं केमिकल्स तो इससे दिक्कत हो जाती है, फिर ट्रांजिशन म्यूटेशन कराते हैं ये। तो आप एक लाइन लिखो, दीज आर द केमिकल्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस, बट when they are present in DNA they base pair with altered purine and pyrimidine, hence they cause transition mutation। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक केमिकल होता है, इसे कहते हैं 2-एमिनो प्यूरिन, और ये 2-एमिनो प्यूरिन को शॉर्ट में 2AP लिखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर मैच करती है एडेनिन के साथ। एक और केमिकल है, इसका नाम है 5-कीटो यूरेसिल, 5-ब्रोमो यूरेसिल।
इसे लिखते हैं 5BU, 5 ब्रोमो यूरेसिल। इसकी स्ट्रक्चर है वो मैच करती है थायमिन के साथ, ऐसे। चलो अब ध्यान से समझो। हमारे पास कोई सीक्वेंस है जहां पर A के सामने T है और ये एक सेल के अंदर DNA का सीक्वेंस है, ये पोजीशन। अगर बहुत ज्यादा 2 एमिनोप्यूरिन खा लिया किसी इंसान ने, तो उस इंसान की सेल में 2 एमिनोप्यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जब 2 एमिनोप्यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर एडेनिन की जगह पर 2 एमिनोप्यूरिन आ सकता है। एडेनिन की जगह 2 एमिनोप्यूरिन आ गया, और ये थायमिन है, इसके सामने एडेनिन आ जाएगा, इसको तो छोड़ो। 2 एमिनोप्यूरिन थायमिन के साथ बॉन्ड ना बना के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, अल्टर्ड बेस पेयरिंग करते हैं। तो इन्होंने क्या कर ली, अल्टर्ड बेस पेयरिंग कर ली। अब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो ये 2 एमिनोप्यूरिन अगर वही रहा तो वापस से ये गलत बेस पेयर करेगा, और दूसरा स्ट्रैंड है, इसको देखो आप, तो ये G के साथ पेयर करेगा। तो क्या हो गया, यहां पे जहां पहले AT था वहां अब GC आ गया है, ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ। A की जगह पर G, T की जगह पर C, तो ये है ट्रांजिशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल। A की जगह पर G आ जाता है, ये आप AT to GC ट्रांजिशन भी इसको बोल सकते हो, AT to GC ट्रांजिशन। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप 5 ब्रोमो यूरेसिल लगा दो यहां पे, तो 5 ब्रोमो यूरेसिल होगा, वो एडेनिन के साथ बॉन्ड ना बना करके ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 केमिकल के नाम याद रखने हैं, और इन दोनों केमिकल्स से ट्रांजिशन म्यूटेशन कैसे होता है वो भी याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब दूसरे टाइप के केमिकल्स की। दूसरे टाइप के केमिकल्स है डीएमिनेटिंग एजेंट्स। आप समझ पा रहे हो कि डीएमिनेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो सकता है। डीएमिनेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एमिनो ग्रुप हटा देते हैं। हमने पढ़ा था अभी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन। स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन से एडेनिन हाइपोजेंथिन बन जाता है, ग्वानिन जो है वो जेंथिन बन जाता है, यूरेसिल जो है वो साइटोसिन जो है वो यूरेसिल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां तो ये अपने आप ही डीएमिनेशन हो रहा था, यहां केमिकल्स हैं। सच केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन एंड दे कॉज ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन, जैसे पहला एग्जाम्पल याद रखना है केमिकल का, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड तीनों पे काम करती है। मतलब ये एडेनिन को कन्वर्ट कर सकती है हाइपोजेंथिन में, ग्वानिन को कन्वर्ट कर सकती है जेंथिन में, साइटोसिन को कन्वर्ट कर सकती है यूरेसिल के अंदर। तो नाइट्रस ऑक्साइड तीनों के ऊपर काम करती है। दूसरा एक और स्पेशल केमिकल है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो काम करता है स्पेशली साइटोसिन के ऊपर। लिख लेना, इट स्पेशली वर्क ऑन साइटोसिन। हाइड्रोक्सिल एमीन स्पेशली वर्क ऑन साइटोसिन, तो साइटोसिन के लिए ये काम करता है। तो इससे भी ट्रांजिशन म्यूटेशन होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका, क्योंकि ये जो हाइपोजेंथिन है वो अब T के साथ बॉन्ड ना बना के C के साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये A है, एडेनिन है, ये ग्वानिन का ही मॉडिफाइड है, तो ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड ना बना करके ये थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ये ट्रांजिशन म्यूटेशन करवाते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था ना डीएमिनेटिंग स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन में, बस सेम टू सेम वही तो है। तो ये हो गया हमारे पास में एक और टाइप के केमिकल्स। अब समझो एक और टाइप के केमिकल्स, यह है एल्किलेटिंग एजेंट्स। एल्किलेटिंग एजेंट्स
एल्किलेटिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो एल्किलिक ग्रुप ऐड करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट बात है। एल्किलेटिंग एजेंट्स मेनली ट्रांजिशन म्यूटेशन कराते हैं, बट ये बहुत थोड़े से फॉर्म में ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी कराते हैं। फिर उसके बाद अगर एग्जाम के अंदर ऐसा ऑप्शन हो कि आपको खाली एक सेलेक्ट करना है तो ट्रांजिशन म्यूटेशन सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन के अंदर हो तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन दोनों सेलेक्ट करना। कभी ऐसी नौबत आ जाए कि ट्रांजिशन है नहीं और इनके लिए ट्रांसवर्जन सेलेक्ट करना पड़ रहा है तो सेलेक्ट कर देना। लिखो इसके अंदर, दीज केमिकल्स एड एल्किलिक ग्रुप ऑन डीएनए, they are mainly carrying out transition mutation, but in very low frequency they also carry out transversion mutation. Example, ethyl methyl sulfonate, ethyl methyl sulfonate, methyl methyl sulfonate, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट। उसके बाद में है NTG, एन मिथाइल एन नाइट्रो एन नाइट्रोसोग्वानिडीन, एन नाइट्रोसोग्वानिडीन। ये 3 केमिकल्स है एल्किलेटिंग एजेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। चौथा समझो केमिकल का टाइप, ये है ऑक्सीडेटिव एजेंट्स। ऑक्सीडेटिव एजेंट्स, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, सो दे आर बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O2, फॉर एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल ओजोन, और आपको जितने याद है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो आएंगी। खास बात, दे कैरी आउट ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कराती हैं। चलो एक एग्जाम्पल, मान लो डीएनए के अंदर G और C है सामने, ठीक है। अब सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज G को कन्वर्ट करती है 8 ऑक्सोग्वानिडीन के अंदर। 8 ऑक्सोग्वानिडीन, 80 नहीं है ये, ठीक है ना, 8 ऑक्सोग्वानिडीन। 8 ऑक्सोग्वानिडीन क्या करेगा? होने को तो ये प्यूरिन है, लेकिन ये एडेनिन के साथ बॉन्ड बना लेता है। एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आई तो 8 ऑक्सोग्वानिन बन गया। ग्वानिडीन है वो 8 ऑक्सोग्वानिडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब ये रेप्लिकेशन होगा तो ये स्ट्रैंड अलग होगा, 8 ऑक्सोग्वानिडीन, इसके सामने एडेनिन आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ही करता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ये ऐसा ही करता है। जो स्ट्रैंड पे साइटोसिन था उसके सामने ग्वानिन आ जाएगा, ये तो है नॉर्मल। और जो 8 ऑक्सोग्वानिडीन है उसके सामने एडेनिन आ जाएगा। अब अगर ये डीएनए ऐसा ही रहा तो हमेशा यही आता रहेगा, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसके सामने ए की जगह ए के सामने टी आ जाएगा। अब देखो क्या टाइप का म्यूटेशन हुआ है। इस सेल में G के सामने C है, इस सेल में वहीं पर T के सामने A है। मतलब जहां G था वहां T आ गया, जहां C था वहां A आ गया। ये GC to TA ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, सॉरी ट्रांसवर्जन। G की जगह T, C की जगह A, प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन, पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन। तो ये हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन। फिर एक और टाइप के
केमिकल एजेंट्स की बात करते हैं। ये केमिकल एजेंट्स हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड होने की वजह से ये डीएनए के अंदर इंटरकैलेट कर जाते हैं, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो अब हम पढ़ेंगे इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लिख लीजिए एक दो लाइन लिखिए, दे आर हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड्स, सो they can intercalate the DNA during replication or transcription, hence they cause frame shift mutation, deletion or insertion, hence they cause frame shift mutation, insertion और deletion। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराते हैं। कैसे देखो, एक एग्जाम्पल है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ETBR। दूसरा एक्रिडिन ऑरेंज। तीसरा प्रोफ्लेविन। चौथा एक्रोफ्लेविन। पांचवा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। छठा बेंजोपायरिन। ये सारे के सारे इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं। मान लीजिए कि ये डीएनए है और ये डीएनए जब रेप्लिकेशन के दौरान ओपन अप होता है इस तरीके से, या रेप्लिकेशन नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी ओपन अप होगा, तब ये यहां पर इंटरकैलेट कर जाते हैं। ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है। अगर ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है तो डीएनए पॉलीमरेज है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता इजीली, तो यहां गलती होगी, इतना डीएनए स्ट्रैंड छोड़ देगा। वो सोचेगा छोड़ो, कौन रेप्लिकेशन करे। अब रेप्लिकेशन कौन करे तो इसका मतलब ये तो कम हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये डिलीशन का एग्जांपल हो गया। या इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे कि भाई यहां पर कुछ है, इसके सामने कुछ तो जोड़ो, तो कुछ भी जोड़ दिया तो स्ट्रैंड बढ़ गया, ये इंसर्शन हो गया। इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिटेल में पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कराते हैं। ये तो हो गई हमारे पास बातें कि कौन कौन से इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं या कौन कौन से केमिकल नेचर के कंपाउंड्स हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, गौर से। बात क्या है, इन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जितने भी हमने केमिकल्स लिखे हैं, सबसे पहले बेस एनालॉग्स जो होते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन कराते हैं। दूसरे डीएमिनेटिंग एजेंट ट्रांजिशन म्यूटेशन कराते हैं। उसके बाद में डीएमिनेटिंग एजेंट के बाद में तीसरे आते हैं एल्किलेटिंग एजेंट, ट्रांजिशन कराते हैं, नॉर्मली ट्रांसवर्जन भी करा सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेटिव ट्रांसवर्जन कराते हैं। एक्रिडिन ऑरेंज और ये सब इंटरकैलेटिंग एजेंट, वो सारे के सारे क्या कराते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराते हैं, या तो डिलीशन या इंसर्शन। नाउ जो केमिकल जो म्यूटेशन कराता है वही केमिकल उस म्यूटेशन को सही भी कर सकता है। यानी कि अगर बेस एनालोगस की वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ है तो ट्रांजिशन म्यूटेशन वापस भी सही हो सकता है अगर हम बेस एनालोगस से ट्रीट करें। इसमें सवाल कैसे बनेंगे, आपको टेबल दी जाएगी, आपको टेबल में लिखा जाएगा कि कुछ म्यूटेंट है हमारे पास, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2, म्यूटेंट 3, 3 म्यूटेंट है। हमने पहले म्यूटेंट को ए कंपाउंड से ट्रीट किया, दूसरे को ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसे 4 कंपाउंड्स ले लिए हमने, चारों कंपाउंड से ट्रीट किया। ठीक है,
ये 4 कंपाउंड है हमारे पास में, इसका नाम लिख लेते हैं। चलो, पहला कंपाउंड है 2 एमिनोप्यूरिन, दूसरा हमारे पास में कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा हमारे पास में कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल एमीन, और चौथा हमारे पास में कंपाउंड है एक्रिडिन ऑरेंज। ओके, अब आपको एक टेबल दे रखी है। अगर आप पहले म्यूटेंट को 2 एमिनोप्यूरिन से ट्रीट करते हो तो ये सही नहीं होता, माइनस, दूसरा वाला वापस सही हो जाता है नॉर्मल, तीसरा वाला सही नहीं होता, ये भी माइनस। तो 2 एमिनोप्यूरिन से माइनस प्लस माइनस, पहला म्यूटेशन सही हो गया, पहला म्यूटेशन सही नहीं हुआ, दूसरा सही हो गया, तीसरा जो है वो सही नहीं हुआ। जब आप इन तीनों को नाइट्रस ऑक्साइड से ट्रीट करते हो तो ये सही नहीं होता, ये हो जाता है, ये नहीं होता। उसके बाद में हाइड्रोक्सिल एमीन से ये तीनों ही सही नहीं होते, एक्रिडिन ऑरेंज से ये एक सही हो जाता है। ऐसी एक टेबल दी हुई होगी, तो आपको क्या समझना है, देखिए म्यूटेंट 1, इसको ठीक से देखो। म्यूटेंट 1 2 एमिनोप्यूरिन से भी ठीक नहीं होता, इससे भी ठीक नहीं होता, इससे भी ठीक नहीं होता, और इससे भी ठीक नहीं होता, किसी से ठीक नहीं हो रहा। इनमें से 2 एमिनोप्यूरिन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये तो कौन सा म्यूटेशन कराते हैं, ट्रांजिशन, और ये कौन सा कराता है, फ्रेम शिफ्ट, यानी डिलीशन या इंसर्शन। म्यूटेंट 1 ना तो ट्रांजिशन वालों से सही हो रहा है, ना फ्रेम शिफ्ट वालों से सही हो रहा है, तो इसका मतलब ना तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है, ना फ्रेम शिफ्ट है, तो ये कैसा म्यूटेशन हुआ, ट्रांसवर्जन। ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है पक्का। दूसरे को देखो, दूसरे म्यूटेशन को हमने जब 2 ट्रांजिशन वालों से ट्रीट किया तो ये बिल्कुल सही हो गया, इस ट्रांजिशन वाले से नहीं हुआ, लेकिन 2 ट्रांजिशन वालों से सही हो रहा है ना, तो ये कंफर्म ट्रांजिशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ट्रांजिशन। तीसरे को देखो, ट्रांजिशन से तो सही नहीं होता, लेकिन फ्रेम शिफ्ट से सही हो रहा है, तो या तो ये डिलीशन का एग्जाम्पल है, या ये इंसर्शन का एग्जाम्पल है। तो इस टेबल को बस खाली सिंपली रीड करना है हमको कि भाई जो हम दे रहे हैं केमिकल, उस केमिकल से ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 3 म्यूटेंट है ए बी सी, हमने इन तीनों म्यूटेंट को इथाइल मिथाइल सल्फोनेट से ट्रीट किया और प्रोफ्लेविन से ट्रीट किया। प्रोफ्लेविन, आपको पता है प्रोफ्लेविन और क्या करता है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट एल्किलेटिंग एजेंट है, नॉर्मली ट्रांजिशन कराता है बट ट्रांसवर्जन भी करा सकता है। ये प्रोफ्लेविन है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराता है। जब हमने पहले को ट्रीट किया, सही नहीं हुआ, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही नहीं हुआ, और प्रोफ्लेविन से पहला सही नहीं हुआ, पहला सही हो गया, दूसरा तीसरा सही नहीं हुआ। नाउ बी इस एल्किलेटिंग एजेंट से वापस सही हो गया, तो एल्किलेटिंग एजेंट क्या करता है, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन का एग्जाम्पल है। प्रोफ्लेविन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराता है, तो एक इसका एग्जाम्पल है डिलीशन का या फिर इंसर्शन का। सी ना तो इससे सही हो रहा है ना इससे सही हो रहा है, तो ना तो ये ट्रांजिशन है ना ये फ्रेम शिफ्ट है, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्जन। बाकी आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन के अंदर आपको कॉम्बिनेशंस दिए हुए मिलेंगे और कॉम्बिनेशंस के बेसिस के ऊपर आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक और लास्ट टेबल देता हूं, उसका आप बताना आंसर क्या आएगा, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी आप पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, डाउट्स पूछते जाओ। हमारे पास में एक केमिकल है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोक्सिल एमीन और तीसरा है हमारे पास में प्रोफ्लेविन। ठीक है, ये 3 है प्रोफ्लेविन। हमारे पास में 3 म्यूटेंट है ए बी सी। पहला, इससे सही हो जाता है, इससे कुछ सही हो जाते हैं और इससे तो बिल्कुल सही नहीं होता। फिर जो बी है वो इससे भी सही नहीं होता, इससे भी सही नहीं होता और इससे भी सही नहीं होता। सी जो है वो इससे भी सही नहीं होता, इससे भी सही नहीं होता और इससे बिल्कुल सही हो जाता है वापस। आराम से पढ़ो और बताओ कि
ए म्यूटेशन कौन सा है, बी म्यूटेशन कौन सा है, सी म्यूटेशन कौन सा है। तो इतना काम आपको किस में करना है, कमेंट के अंदर करके बताना है क्या आएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।